मैं सिलसिलेवार ढंग से 2-3 बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। जी बिल्कुल। पहली बात तो ये है कि जो उदयनिधि स्टालिन ने कहा और जो वाइडली रिपोर्टेड हुआ, खास तौर से बीजेपी के आईटी सेल के मालवीय जी के संदर्भ से, उसमें समानता नहीं। और इस बात पर तमिलनाडु की पुलिस ने संज्ञान भी लिया। ये काबिले गौर बात है, नंबर 1। जी बिल्कुल। नंबर 2, उसके बाद जब ये आचार्य परमहंस जी देते हैं 10 करोड़ की सुपारी कि जो भी उदयनिधि का सर ले आएगा उसको देंगे। एक देश में और खास तौर से जहां G20 सम्मेलन चल रहा है, पूरी दुनिया की निगाह है आज, और संविधान को हम बार बार कह रहे हैं कि उसे बदलने की साजिश चल रही है, उसमें ये प्रधानमंत्री का कथन काफी चिंताजनक है और निंदनीय भी है। चिंताजनक इसलिए है कि आप सत्ता में हैं, सत्ता में रहते हुए आप जवाब क्या दे रहे हैं? मतलब आप सबक सिखाएंगे। दिस इज नॉट जस्ट दैट यू आर आंसरिंग, दिस इज अ वार्निंग दैट वी विल टेक एक्शन, वी विल एंड अनलीश ऑल द फोर्सेस जो उनके पास है, जो चाहे संवैधानिक दृष्टि से सही हो या संवैधानिक दृष्टि से सही नहीं भी हो। तो ऐसी स्थिति में देश के सामने एक बहुत गंभीर चिंता का विषय आ चुका है। उदयनिधि ने जो कहा उस पर चर्चा हो सकती है। उदयनिधि ने जो कहा उसका मैं स्वयं विश्लेषण किया, मेरे वीडियो को ट्विटर में मैं समझता हूं करीब लाखों लोगों ने देखा है, जिसमें मेरी समझ ये थी कि उन्होंने कहा कि जो भी सनातन मीन्स एज लॉन्ग, टाइम लॉन्ग, जो कि एक परपेचुअलिटी में चल रहा है, और उसमें अगर कोई गड़बड़ी है, कोई खास तौर से उस व्यवस्था में सही नहीं है, तो उसको इरेडिकेट करना चाहिए, क्योंकि वो डेंगू और बीमारियों की तरह है, मलेरिया जैसी बीमारियों की तरह। इसमें अलग अलग विचार हो सकते हैं कि उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा। मैं समझता हूं कई बार नेता जो बोलते हैं वो स्वयं बोलते हैं या उनके पास जो स्क्रिप्ट रहता है वो बोलते हैं, उसमें काफी फेरबदल भी हो सकता है। लेकिन बहरहाल जो बात अभी है देश के सामने, और भारतीय जनता पार्टी ने इसको बड़े मुद्दे के रूप में बुनाया। हम पूछना चाहते हैं और पूछ भी रहे हैं कि देश में तो अन्य समस्याएं हैं। संविधान, आप बार बार कहते हैं कि भारत, जबकि संविधान में लिखा हुआ इंडिया दैट इज भारत। आप कहते हैं नाम बदलना चाहिए, 2-3 गिने चुने क्रिकेटरों को लेकर आप अपने एक नया विवाद छेड़ रहे हैं, वहां तो आप नहीं कहने जाते हैं। मेरी समझ है, और जो आपने प्रश्न उठाया कि क्या इसका जवाब देने में जो विपक्ष के समाजवादी नेता या जो नेता धर्मनिरपेक्षता का दावा करते हैं वो सक्षम है कि नहीं, मेरे समझ में आपने सही कहा। या तो वो सक्षम नहीं है, या उनको भारतीय जनता पार्टी के धर्म के नैरेटिव में इतना वो उसको मान चुके हैं कि एक तरह से वो उसका प्रतिकार नहीं करते हैं। प्रतिकार अगर होता है तो डीएमके जैसी पार्टियों से होता है। और मैं आपको एक चीज और विश्वास दिलाता हूं पंकज जी, चूंकि मैं अभी राष्ट्रव्यापी दौरा किया हूं बैकवर्ड क्लास के अनेक सम्मेलनों में, खासतौर से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से लेकर, और अभी मैं तमिलनाडु में था, वहां यादव महासभा हुई थी त्रिची में, जिसमें 10 लाख से अधिक लोग उपस्थित थे, जहां मैं भी आमंत्रित था। मैं देख रहा हूं कि एक जाति से जमात की राजनीति आगे बढ़ रही है, जिसमें लोग तो तैयार हैं लेकिन नेता उस ढंग से तैयार नहीं है। चाहे नेता घबराए हुए हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में हम देखें या बिहार में देखें। आज तेजस्वी जी का बयान है कि मैं उस बयान को नहीं पढ़ा हूं, शायद उससे वो अलग हटना चाहते हैं, उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। हम उनसे पूछ रहे हैं कि इस पर सीधे सीधे तौर पर क्यों नहीं वो जवाब दे रहे हैं, और वो नहीं जवाब दे रहे हैं तो कौन बचते हैं जवाब देने के लिए? हम जैसे प्रोफेसर कुछ हैं जो सामाजिक रूप से सक्रिय हैं, हमारी पहुंच और बात तो उतनी अधिक नहीं है जितने बड़े नेताओं की है। तो एक बड़ी दिक्कत आ चुकी है विपक्ष की राजनीति में, जहां पर वैचारिकी जो है और उस ढंग से जो उस पर राजनीति जो होनी चाहिए उसमें कमी देखी जा रही है। और इससे एक और जुड़ा मसला है जिस पर मैं अधिक नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन मेरे जहन में हमेशा रहता है कि ईवीएम को इस ढंग से रखा जाता है कि उससे भी काफी प्रभावित होती है। आप देख रहे हैं जनचौक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।